आज मैं बहुत ही ज़्यादा खुश था क्योंकि पूरे 2 साल के बाद मैं पाकिस्तान वापस जा रहा था। मेरी सब घर वालों से बात हुई थी और सब ने मुझे अपनी अपनी पसंद के बारे में बताया था। मैंने घर के एक एक फ़र्द के लिए तोहफ़े ख़रीद कर अपने बैग में रख लिए थे। तभी मुझे अपनी बीवी तानिया का ख्याल आया। मैंने माँ को कॉल करके तानिया से बात कराने का कहा तो वो कहने लगी कि वो सो रही है। मैं हैरान है क्या कि अभी तो रात के 8 बज रहे हैं, वो इतनी जल्दी कैसे सो गई। मैंने माँ से सवाल किया तो वो कहने लगी, अरे बेटा क्या करें, तुम्हारी बीवी अपनी मर्ज़ी की मालिक है, अपनी मर्ज़ी से उठती है और अपनी मर्ज़ी से ही सोती है। अगर किसी काम का दिल ना हो तो 100 बार कहते रहो, मगर वो काम नहीं करती। जब से मैं दुबई आया था तब से मैं अपनी बीवी की बुराइयां ही सुन रहा था। मुझे उसके साथ सिर्फ एक हफ़्ता गुजारने का मौका मिला था और फिर मुझे अपनी जॉब पर वापस आना पड़ा। इसीलिए मैं अपनी बीवी की तबीयत और मिजाज के बारे में ज़्यादा नहीं जानता था, मगर मुझे इतना अंदाज़ा था कि वो एक डब्बू किस्म की लड़की थी। लेकिन अब जो कुछ अम्मा बताती थी उससे सुनकर मेरे अपनी बीवी के बारे में सारे अंदाजे गलत साबित हो रहे थे। मैंने सोचा कि घर जाकर उसके अच्छे से कान खींचूंगा, उसे समझाऊंगा कि मेरे घर वालों के साथ बना कर रखे। अपनी पसंद से ही सही मैंने अपनी बीवी के लिए कुछ तोहफे खरीदे और अगले दिन मेरा सफ़र शुरू हो गया। एयरपोर्ट से मुझे मेरे दोनों भाई लेने आए थे। बाकी घर वालों के बारे में उन्होंने बताया कि वो घर में मेरे इस्तकबाल की तैयारियां करें और मेरे पसंद के पकवान पक रहे हैं। मैं घर वालों की मोहब्बत के बारे में सोच सोच कर मुस्कुरा रहा था और साथ ही तानिया के बारे में भी सोच रहा था कि वो मुझे अपने सामने पाकर कैसा महसूस करेगी। मैं सबके सामने उससे कैसे बात करूंगा, उसे कैसे मुखातिब करूंगा। इन्हीं सोचों में सफ़र कट गया। घर पहुंचा तो सभी घर वाले कमरे में जमा थे। हीटर ऑन था और सब गपशप में मसरूफ़ थे। सब लोगों को देखकर मैं भी अपनी सारी थकन भूल गया, वरना मेरा इरादा था कि घर जाकर कुछ देर आराम करूंगा। मगर अपनों को देखा तो सोचा कि उनके साथ वक्त गुजारना चाहिए। काफ़ी देर बीत गई लेकिन तानिया कहीं भी नज़र नहीं आई। मैंने माँ से पूछा तो वो कहने लगी, कहाँ होगी माँ रानी, अपने कमरे में ही होगी। उसे पता भी है कि शौहर इतनी अरसे बाद घर आया है, मगर शौहर को वक्त देने की बजाय अपनी ही दुनिया में मगन है। थोड़ी देर के बाद मैं बहाने से उठकर बाहर आ गया और अपने कमरे में गया। वहाँ कोई नहीं था। कमरे की हालत बहुत ख़राब थी। ऐसा लग रहा था जैसे आज किसी ने बिस्तर तक तय नहीं किया और सफाई भी नहीं हुई। ये सब देखकर मुझे गुस्सा आ गया कि आखिर मेरी बीवी करती क्या है जो कमरे की सफाई तक नहीं कर सकती। मैं कमरे से बाहर निकला तो वो मुझे सेहन में खड़ी नजर आई। मैं उसके पास गया मगर उसने एक बार भी मेरी तरफ नहीं देखा। वो अपने काम में मसरूफ़ थी और बाल्टी से गीले कपड़े निकाल कर तार पर फैला रही थी। तानिया, ये क्या तरीका है? आज इतने अरसे बाद में आया और तुमने मुझसे बात तक नहीं की, मेरा हाल तक नहीं पूछा। ना चाहते हुए भी शिकवा मेरे लबों पर आ गया। मैंने सोचा था कि वो मुझे देखकर बहुत खुश होगी और बन सवर कर रहेगी, मगर उसकी तो हालत बहुत ख़राब थी। लगता था कि इतने अरसे से उसने कपड़े तब्दील नहीं किए। बालों की हालत भी अबतर थी और उसकी आंखों में थकन साफ नजर आ रही थी। मैं उसे देखकर बुरी तरह बुझ कर रह गया। तानिया, तुम्हें क्या हुआ है? तुम इतनी तब्दील क्यों हो गई हो? जब मैं यहाँ से गया था तब तुम ऐसी नहीं थी। वो फीके से अंदाज में मुस्कुराई और कहने लगी, मुझे पता नहीं था कि आप आए हैं, वरना मैं ज़रूर आपके इस्तकबाल के लिए दरवाजे पर मौजूद होती। मुझे इस बारे में किसी ने नहीं बताया। इतना बोलकर वो फिर से अपने काम में मसरूफ़ हो गई। मुझे हैरत का शदीद झटका लगा। सभी घर वाले जानते थे कि मैं आ रहा हूँ। सब ने मुझे अपनी पसंद के बारे में भी बताया था, मगर मेरी बीवी क्या बोल रही थी? मैंने उसके पुराने और बसीदा होलिये पर नज़र डाली और फिर सीधा अपनी माँ के पास गया। जब मैंने सारी बात उन्हें बताई तो वो कहने लगी, इस लड़की ने आते ही तुम्हें मेरे खिलाफ वर्गलाना शुरू कर दिया। वो बात जो घर का बच्चा बच्चा जानता है, इससे तुम्हारी बीवी कैसे बेखबर रह सकती है? बस बेटा, ये सब तो ड्रामा है, हमें तुम्हारी नज़र में बुरा बनाने का। पूरा दिन मैंने दोबारा अपनी बीवी की शक्ल तक नहीं देखी थी। जब खाने का वक्त हुआ तो मेज़ पर तरह तरह के खाने सजे थे। हर खाना मेरी पसंद का और खुश जायका था। मैं हैरान था कि पूरा दिन अम्मा और मेरी बहनें मेरे साथ बातों में मसरूफ़ रहीं, तो फिर ये सब खाना किसने बनाया? इसका अख्ता भी जल्दी खोल गया जब मुझे पता चला कि ये सब खाना मेरी बीवी ने बनाया, मगर उसने खुद हमारे साथ बैठकर खाना नहीं खाया था, बल्कि मुसलसल किचन में मसरूफ़ रही थी। मुझे ये सब बहुत अजीब लग रहा था। खाना खाने के बाद सब एक बार अम्मा के कमरे में बातों में मसरूफ़ हो गए। हर तरफ हीटर ऑन थे और सर्दी का एहसास तक नहीं था। जबकि मैंने कमरे से बाहर देखा तो वो अब भी किचन में बर्तन धो रही थी। एहसास नदामत ने मुझे घेर लिया। ये तुम क्या कर रही हो? इतनी रात तक बर्तन धोने की क्या ज़रूरत है? ये काम सुबह भी हो सकते हैं। मैं ना चाहते हुए भी तल्ख लहजा इख्तियार कर गया। भला ये क्या बात हुई? शौहर इतने अरसे बाद घर आया है और तुम उसे वक्त देने की बजाय कामों में मसरूफ़ हो। उसने एक नज़र मुझ पर डाली और कहने लगी, आपकी अम्मी को गंदे बर्तन पसंद नहीं है। वो चाहती हैं कि मैं रात को बर्तन धो कर ही सोऊं, वरना बरकत उठ जाती है। उसने बेतासर अंदाज में कहा, अच्छा ठीक है, अब कमरे में हो, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। कम अज़ कम कपड़े तो तब्दील कर लेती। लगता है तुम्हें मेरे आने की बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई। मैं तंज करके वहाँ से हट गया। मुझे कमरे में आए कई घंटे बीत गए।
आधी रात हो गई मगर अभी तक वो नहीं आई। मुझे बहुत गुस्सा आया कि आखिर वो किचन में क्या कर रही है। मैं गुस्से में अम्मा के कमरे की तरफ गया ताकि उसके बारे में पूछूं, तो देखा कि वो वहाँ अम्मा के पाँव दबा रही थी। मैं कुछ कहते कहते रुक गया। तानिया ने मुझे देखा तो कहने लगी, अम्मा को रात को पाँव दबाने की आदत है। जब तक इन्हें नींद नहीं आ जाती तब तक मैं पाँव दबाती रहती हूँ। जब ये सो जाएंगी तो मैं कमरे में आ जाऊंगी। अम्मा कहने लगी, बहू सही कह रही है, एक यही काम तो ये ढंग से करती है। मुझे इसे पाँव दबाने और सर की मालिश करवाने की ऐसी आदत है कि जब तक इसके हाथ ना लगे मुझे नींद ही नहीं आती। मैं बिना कुछ कहे अपने कमरे में आ गया। घर का माहौल मुझे बहुत अजीब और पुरअसरार लग रहा था। दोनों बहनें अपने अपने घर चली गई थी और दोनों भाई भी सो गए थे। मैं काफ़ी देर इंतज़ार करता रहा और फिर सो गया। अगले दिन देर से आँख खुली, तानिया की तलाश में नज़रें दौड़ाई तो कमरा खाली था। मैं गहरी सांस लेकर रह गया। बाहर आया तो वो हस्बी मामूल कामों में मसरूफ़ थी। उस वक्त भी उसने पुराने कपड़े ही पहने हुए थे। मेरी दोनों शादीशुदा बहनें जो करीब ही ब्याही हुई थी, सुबह होते ही फिर आ गईं और मैं उनके साथ बातों में मसरूफ़ हो गया। ऐसा नहीं था कि मैंने अपनी बीवी को फरामोश कर दिया था। मैंने उसे कई बार मुखातिब किया और अपनी बातों में शरीक करना चाहा, मगर वो हमेशा काम है कहकर टाल गई। तब अम्मा कहने लगी, इसे तो हम लोगों के साथ बैठने की फुर्सत नहीं मिलती, ये हमें पसंद नहीं करती। लगता है इसने अभी तक हमें दिल से कबूल ही नहीं किया। अरे हमें तो छोड़ो, तुम तो इसकी शौहर हो, मगर तुम्हें भी ये वक्त नहीं देती। मुझे अम्मा की बातें दुरुस्त लग रही थी और दिल चाह रहा था कि इसे खूब सुनाऊं, मगर सबका लिहाज करके रुक गया। दरअसल मैं अपनी बहन भाइयों में सबसे बड़ा हूँ। जब मैं मैट्रिक में था तो अब्बा का इंतकाल हो गया था। वो हमें किसके आसे पर छोड़ कर चले गए कुछ मालूम नहीं था। घर में परेशानियों ने डेरे डाल लिए थे। मुझे पढ़ाई छोड़कर मजदूरी करनी पड़ी ताकि मेरे छोटे बहन भाई अपनी तालीम मुकम्मल कर सकें और उन्हें अपने ख्वाबों से दस्तबरदार ना होना पड़े। अम्मा भी बीमार रहने लगी थी। एक दिन हमारे एक दूर के रिश्तेदार ने घर के हालात देखकर मुझे बैरून मुल्क भेजने का इंतज़ाम कर दिया। वहाँ जाकर मैं मजदूरी करके अच्छे खासे पैसे कमा सकता था ताकि मेरे घर वाले पुरसकून ज़िंदगी गुजार सकें। मैंने खुद को कुर्बानी का बकरा बनाने का फ़ैसला कर लिया और दुबई चला गया। वहाँ मैंने हर तरह की सख्त मजदूरी की ताकि घर वालों को किसी भी चीज़ की कमी महसूस ना हो। जब भी अम्मा भाई और बहनों की कामयाबी का बताती तो मेरा सर फ़ख्र से बुलंद हो जाता। मैं जो कुछ कमाता सीधा घर भेज देता। वहाँ मुझे 4 साल बीत गए। भाई कॉलेज पहुँच गए और बहनें मैट्रिक कर गईं। जब मैंने वापसी की बात की तो अम्मा ने कहा कि बहनों के रिश्ते आ रहे हैं और उनकी शादी के लिए बहुत सा जहेज़ चाहिए। आखिर तुम दुबई में रहते हो, जहेज़ तो अच्छा देना होगा। अब घर की हालत भी बेहतर हो गई थी और उसे सजा संवार लिया गया था। मैं अपनी ख्वाहिश के बावजूद खामोश रहा। बहनों की शादी के बाद मज़ीद 4 साल बीत गए। अब भाइयों ने पढ़ने से इनकार कर दिया और कारोबार का मुतालबा किया। मैंने 2 साल मज़ीद लगाकर उनके लिए पैसे भेजे और इस बार किसी बहाने के बगैर वापस आ गया। अब मेरी इतनी उम्र हो चुकी थी कि मुझे जीवन साथी की तलाश थी ताकि दुख सुख बांट सकूं। अम्मा से जिक्र किया तो उन्होंने दूर के रिश्तेदारों में रिश्ता तय कर दिया। मैंने शादी से पहले बीवी को नहीं देखा था। जब मैंने ख्वाहिश की तो अम्मा ने कहा कि वो शरीफ लोग हैं, इन बातों को पसंद नहीं करते। यूँ मैं अपनी ख्वाहिश दबा कर बैठ गया। मैंने शादी वाले दिन ही उसे देखा। वो एक कम उम्र और खूबसूरत लड़की थी, मगर कदरे खामोश थी, ज़रा सी ऊंची आवाज़ पर डर जाती। मुझे पता चला कि वो सौतेली माँ की ज़ेर साया रही थी जो उस पर जुल्म करती थी। शायद इसीलिए वो घबरा जाती थी। शादी के एक हफ्ते बाद मुझे वापस दुबई जाना पड़ा। मैंने उसे साथ ले जाने का कहा तो अम्मा ने साफ मना कर दिया कि ये मुनासिब नहीं है। बेटा ये अभी नादान है, इससे दुनियादारी की हवा नहीं लगी। अगर ये बाहर चली गई तो तेरे हाथ से निकल जाएगी। इसे यहीं रहने दे, हमारे पास महफूज रहेगी। मैंने उनकी बात मान ली, ये सोचकर कि शायद वो मेरा भला चाहती हैं। मगर जब मैं मज़ीद 2 साल गुजारने के बाद वापस आया तो घर की फ़िज़ा बदली हुई थी। तानिया का वो मुरझाया हुआ चेहरा, वो खौफज़दा नज़रें, उसका मुझसे दूर भागना मुझे किसी गहरी साजिश की बो दे रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि जो लड़की शादी के पहले हफ्ते में मुझसे इतना लगाव रखती थी वो अब मेरी मौजूदगी से घबरा क्यों रही है। एक रात जब पूरा घर नींद की आगोश में था, मुझे प्यास महसूस हुई तो मैं किचन की तरफ उठा। लाउंज से आती धीमी आवाज़ों ने मेरे कदम रोक लिए। अम्मा और मेरी दोनों बहनें हीटर के सामने बैठी कह के लगा रही थी। उनकी बातों में जिसका जिक्र था वो तानिया थी। अम्मा कह रही थी, देख लो कैसा जादू किया मैंने अपने बेटे पर। उसे ज़रा भी शक नहीं है कि उसकी महारानी सारा दिन हम सब के जूते चाटती है। मैंने उसे साफ कह दिया है कि अगर काशिफ को एक लफ्ज़ भी बताया तो मैं उसे तलाक दिलवा कर सड़क पर फेंक दूंगी। और वो बेचारी डर के मारे उसके कमरे तक में नहीं जाती। मेरी बड़ी बहन ने तीखे लहजे में कहा, अम्मा आपने कमाल कर दिया, क्या उसकी शादी ऐसी गरीब और बेसहारा लड़की से करवाई। अगर कोई पढ़ी लिखी या अमीर होती तो अब तक हमारे घर को आग लगा चुकी होती। ये तो बेज़बान जानवर है, जितना मर्जी काम करवाओ उफ तक नहीं करती। अम्मा ने फ़खी अंदाज में सर हिलाया। मैंने उसे गरीब घर से लाया ही इसीलिए था ताकि ये अपने हक के लिए लड़ ना सके। इसे पता है कि इसका कोई ठिकाना नहीं है।
मैं इसे और काशिफ को कभी करीब नहीं आने दूंगी, क्योंकि अगर इनके दिल मिल गया तो मेरी हाकमियत और काशिफ की कमाई दोनों मेरे हाथ से निकल जाएंगे। मेरी रीढ़ की हड्डी में एक सनसी सी दौड़ गई। जिस माँ को मैंने देवता माना था, जिसके कदमों में अपनी ज़िंदगी के 10 साल निछावर कर दिए, वो इतनी संग दिल निकले कि वो मेरी बीवी को सिर्फ इसलिए तड़पा रही थी ताकि मेरी जेब पर उनका कब्जा बरकरार रहे। मैं गुस्से से भरा हुआ सेन की तरफ बढ़ा। रात के 2 बज रहे थे और बाहर कड़ाके की सर्दी थी। वहाँ जो मंजर मैंने देखा उसने मेरा दिल चीर कर रख दिया। तानिया सेहन के कोने में ठंडे यख पानी से बर्तन धो रही थी। उसके हाथ सर्दी से नीले पड़ चुके थे और वो कांप रही थी। पूरे घर में हीटर चल रहे थे, सब लोग गर्म लहाफों में दबके हुए थे, मगर मेरी बीवी, जिसके लिए मैंने दुबई की तपती धूप में मजदूरी की थी, इस बर्फानी रात में बाहर काम करने पर मजबूर थी। मैंने आगे बढ़कर उसके हाथ से बर्तन छीन लिया। वो खौफ के मारे उछल पड़ी और पीछे हटकर दीवार से लगी। काशिफ, आप यहाँ। मुझसे गलती होगी, बस अभी बर्तन ख़त्म करने वाले हैं। मैं चली जाऊंगी, प्लीज़ अम्मा को मत बताइएगा। उसकी आवाज़ में ऐसी वहशत थी जैसे वो किसी जलाद के सामने खड़ी हो। मैंने उसे बाजू से पकड़कर सीधा खड़ा किया। तानिया, ये तुम क्या कर रही हो इस वक्त, इस सर्दी में? और ये सब क्या है जो मैंने अभी लाउंज में सुना? वो फूट फूट कर रो पड़ी। काशिफ, वो मुझे मार डालेंगी। अम्मा ने कहा है कि अगर मैंने आपसे बात की या आपके करीब आई तो वो आपको ऐसी पट्टी पढ़ाएंगी कि आप मुझे तलाक दे देंगे। मेरे माँ बाप गरीब हैं, मैं कहाँ जाऊँगी? मैंने सारा दिन किचन में गुजारा, सबके लिए खाना बनाया, सबकी खिदमत की, मगर मुझे एक पल हीटर के पास बैठने तक नहीं दिया गया। उसने रोते हुए वो सब कुछ बताया जो मुझसे छुपाया गया था। इन 2 सालों में तानिया को घर की नौकरानी बना कर रखा गया था। उसे पुराने और फटे कपड़े पहनने पर मजबूर किया गया ताकि मेरी नज़र में उसकी कोई कदर ना रहे। अम्मा उसे रात भर सोने नहीं देती थी, कभी पाँव दबाने के बहाने तो कभी मालिश के बहाने, ताकि उसे मुझसे मिलने की फुर्सत ना मिले। मेरा ज़मीर जाग चुका था। मैं तानिया का हाथ पकड़कर खींचता हुआ लाउंज में आया। अम्मा और बहनें हमें देखकर साकित रह गईं। काशिफ बेटा, ये क्या बदतमीज़ी है? इस लड़की ने फिर कोई ड्रामा किया है। अम्मा ने फ़ौरन तस्बीह संभाली और मसलहत आमेज़ लहजा इख्तियार किया। बस करें अम्मा, अब ये तस्बीह और ये ड्रामेबाजी बंद करें। मैंने गरज कर कहा, मैंने सब सुन लिया है, आपकी गुफ्तगू, आपकी साजिशें और आपकी वो तलाक वाली धमकी भी। मुझे शर्म आती है कि मैंने आप जैसी औरत को माँ समझा, जिसने अपने बेटे के घर में आग लगाने के लिए एक मासूम लड़की की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। मेरी बहनें कुछ बोलने लगी तो मैंने उन्हें गुस्से से चुप करवा दिया। तुम दोनों, जिनका जहेज़ मैंने अपनी जवानी बेचकर बनाया, तुम इसके साथ ये सलूक करी थी। याद रखना, ये मेरी बीवी है, इस घर की इज्जत है, तुम्हारी नौकरानी नहीं। अम्मा ने रोना धोना शुरू कर दिया। हाय, मेरा बेटा जादू का शिकार हो गया। ये लड़की तुम्हें हमसे दूर करी है। जादू उसने नहीं, आपके जुल्म ने किया है माँ। मैंने दो टोक फैसला सुनाया। आज के बाद तानिया इस जहन्नम में एक पल भी नहीं रहेगी। मैंने उसी वक्त तानिया का सामान समेटा। वो कांप रही थी। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि मैं उसके हक में खड़ा हूँ। मैंने उसे गाड़ी में बिठाया और सीधा उसकी माँ के घर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में वो मुसलसल रो रही थी। काशिफ, क्या वाकई मुझे तलाक नहीं देंगे? उसने सहमे हुए लहजे में पूछा। मैंने उसका हाथ थामा। तानिया, मैंने तुम्हें जीने के लिए चुना है, छोड़ने के लिए नहीं। ये कागजात, ये वीज़ा, ये सब अब तुम्हारे लिए होंगे। तुम अब मेरे साथ दुबई चलोगी। मैंने उसे उसकी माँ के घर छोड़ा और अगले 15 दिन किसी जंग से कम नहीं थे। मैंने खामोशी से उसके तमाम डॉक्यूमेंट्स तैयार करवाए। मेरी माँ और भाइयों ने हर बार आजमाया। कभी बीमारी का बहाना बनाया, कभी जज्बाती ब्लैकमेलिंग की, कभी रिश्तेदारों को मेरे पीछे लगाया कि बीवी के पीछे माँ को छोड़ रहा है। मगर मैंने एक न सुनी। मैंने उन्हें साफ कह दिया, मैंने बेटा होने का हक अदा कर दिया, अब मुझे शौहर होने का हक अदा करने दे। मैं पैसे भेजता रहूँगा ताकि आपकी ज़िंदगी चलती रहे, मगर मेरी बीवी अब कभी आपका चेहरा नहीं देखेगी। जिस दिन हम एयरपोर्ट पर थे, तानिया ने पहली बार एक खूबसूरत नया जोड़ा पहना हुआ था। उसकी आंखों में अब वो खौफ नहीं था, बल्कि एक नई जिंदगी की उम्मीद थी। जब जहाज़ ने उड़ान भरी तो उसने खिड़की से बाहर देखा और एक लंबी पुरसुकून सांस ली। दुबई पहुंचकर जब हम अपने छोटे से अपार्टमेंट में दाखिल हुए तो तानिया फर्श पर बैठकर रोने लगी। क्या हुआ तानिया, अब तो कोई डर नहीं है? मैंने उसे सहारा देकर उठाया। काशिफ, ये आंसू खुशी के हैं। मैं तो भूल गई थी कि इज्जत से जीना क्या होता है। वहाँ घर में मुझे इंसान नहीं समझा जाता था। अम्मा मुझे आपके कमरे की सफाई तक नहीं करने देती थी ताकि आपको लगे कि मैं सुस्त हूँ। वो मुझे आपके पास आने से पहले ही डरा देती थी कि अगर मैंने आपको छुआ भी तो वो आपको दूसरी शादी के लिए उकसाएंगी। वो कहती थी कि काशिफ तो किसी ऊंची सोसाइटी की लड़की चाहता है, तुम तो बस एक बोझ हो। उसने बताया कि किस तरह मेरी बहनें उसके लाए हुए तोहफे छीन लेती और उसे किचन का बचा हुआ खाना खिलाती थी। वो 7 दिन जब मैं घर में था और सब खुशखबरियाँ कर रहे थे, तानिया किचन में छुप कर रोती थी, क्योंकि उससे हुक्म था कि वो मेरे सामने नहीं आएगी, मेरे सामने अच्छे कपड़े नहीं पहनेगी, मेरे सामने तैयार नहीं होगी। उन्हें डर था कि कहीं वो अपने हुस्न से मुझे जीत ना ले
और अगर वो मुझे जीत लेती तो मेरे घर वालों को नुकसान होता। उन्हें लगता था कि मैं उससे दूर हो जाऊंगा। अब जब मैं सब कुछ जान गया था, जब मैं तानिया को अपने साथ दुबई लेकर आने वाला था, तब माँ कहने लगी कि जिस बात का डर था वही डर सच बनकर सामने आया। ये लड़की देखने में मासूम है मगर अंदर से बहुत चालाक है, बहुत तेज़ है। तुम बहुत गलत कर रहे हो बेटा, इस लड़की को हम पर फोकियत दे रहे हो। तुम्हें कल को बहुत बड़ा पछतावा होगा। तब मैंने माँ से कहा कि इसे मैंने अल्लाह और रसूल का नाम लेकर अपनाया है। इसके साथ ने कहा कि है ये मेरी जिम्मेदारी है। अपनी जिम्मेदारी को कैसे निभाना है ये बात मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। और मुझे ये भी पता है कि ये बहुत शरीफ लड़की है। ये कभी कोई ऐसा काम नहीं करेगी जिससे मेरा किसी के सामने सर झुके और उसके माँ बाप की तरबियत पर हर्फ आए। आज हमें दुबई आए हुए कई महीने बीत चुके हैं। तानिया बिल्कुल बदल गई है, उसकी सेहत बेहतर हो गई है। वो हंसती है, बातें करती है और हम दोनों मिलकर अपना घर संभालते हैं। मैंने उसे एक कंप्यूटर कोर्स में दाखिल करवा दिया है ताकि वो खुद मुख्तार बन सके। मेरे घर वाले आज भी फ़ोन करते हैं, पैसे मांगते हैं, फिर मैं इंसानियत के नाते उनकी मदद करता हूँ। लेकिन मैंने उन पर वाज़ेह कर दिया है कि अब मेरी ज़िंदगी के फ़ैसले सिर्फ मैं और तानिया करेंगे। मैंने अपनी ज़िंदगी के 8 साल जिन लोगों पर कुर्बान किए, उन्होंने मुझे सिला दो खुद धोखे की सूरत में दिया। लेकिन तानिया की मोहब्बत ने मुझे वो सुकून दिया जो पैसों से नहीं ख़रीदा जा सकता। आज मैं एक कामयाब शोहर हूँ क्योंकि मैंने अपनी बीवी को इस जुल्म से निकाल लिया जिसमें वो मेरी ही वजह से फंसी हुई थी। पर मुझे किसी किस्म की कोई शर्मिंदगी नहीं है। मैंने अपने घर वालों के साथ कोई ज़्यादती नहीं की, कुछ भी गलत नहीं किया, अपना फ़र्ज़ हमेशा अदा किया। छोटे बहन भाइयों के लिए बाप का किरदार अदा किया और माँ को भी कभी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी। ये कहानी सिर्फ मेरी नहीं बल्कि हर एक परदेसी की है जो अपनी ज़िंदगी दूसरों के सुपुर्द कर देता है। रिश्तों का एहतराम ज़रूरी है मगर किसी मासूम की ज़िंदगी की कीमत पर नहीं। मैंने सीख लिया है कि अपनी औरत की इज़्ज़त की हिफाजत करना ही असल मर्दानगी है। तानिया अब मेरे साथ है और यही मेरी कुल कायनात है।